नमस्कार दोस्तों। तो बांग्लादेश इशू के ऊपर आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी का जो लोकसभा में भाषण था वो सुन ही लिया होगा। उस भाषण में उन्होंने पूरे बांग्लादेश इशू के ऊपर इंडिया का क्या स्टैंड है उसके ऊपर ब्रीफ किया। क्योंकि अभी देखिए रिसेंटली क्या हुआ था कि उसके पहले ठीक लोकसभा के भाषण के पहले एक ऑल पार्टी मीट बुलाई गई थी जहां पर बांग्लादेश इशू के ऊपर अलग से डिस्कशन हो रही थी, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी भी मौजूद थे। और इस पूरे ऑल पार्टी मीट में राहुल गांधी ने 3 क्रिटिकल सवाल एस जयशंकर साहब से पूछे थे। सीधा पॉइंट पर आते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आप जितनी भी बैकग्राउंड स्टोरी है बांग्लादेश की, वहाँ की पॉलिटिक्स की, शेख हसीना की पॉलिटिक्स की, शेख हसीना के असाइलम की, उनके फादर शेख मुजीबुर रहमान का क्या रोल था, ये सब कुछ मैं बांग्लादेश में पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में हमने वहाँ पर डिस्कस कर ली है, तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। सीधा पॉइंट पर आते हैं इस वीडियो में कि राहुल गांधी जी का ऑल पार्टी मीट में बांग्लादेश इशू को लेकर के क्या 3 सवाल थे जयशंकर साहब से और उसके क्या जवाब दिए हैं, या इंडिया का स्टैंड पूरे इस बांग्लादेश इशू के ऊपर क्या है। तो 3 इसमें सवाल पूछे गए थे हमारे राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन द्वारा ऑल पार्टी चेयर मीट में। जो पहला सवाल था वो सिंपल सा सवाल ये था कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बांग्लादेश के अंदर में, खासतौर से बांग्लादेशी हिंदूज़ की जो वीडियोस आ रही है सामने, जो इस्कॉन टेम्पल की वीडियोस आ रही है सामने कि इस्कॉन टेम्पल को तोड़ दिया गया है, जितने वहाँ पर कई सारे टेम्पल्स को अटैक किया गया है, कई लोगों के घर जला दिए गए हैं और कई सारी उसमें जो वीडियोस हैं वो फेक हैं, कई सारी वीडियोस रियल भी हो सकती हैं। अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास। तो इसके ऊपर राहुल गांधी ने पूछा कि एग्जैक्टली माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का वहाँ पर क्या हाल है, बांग्लादेशी हिंदूज़ का वहाँ पर क्या हाल है और इंडियन गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर रही है। क्या उनको सेफ पैसेज हम दे रहे हैं क्या इंडिया में, क्या उनको हम रेफ्यूज दे रहे हैं क्या इंडिया में उन बांग्लादेश माइनॉरिटीज़ को। इसके ऊपर सवाल राहुल गांधी ने पूछा था। इसका जवाब देते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा कि हमारे जितने भी सोर्सेस मौजूद हैं बांग्लादेश के अंदर में, हमने उनसे रिपोर्ट्स मांगी हैं और क्योंकि अभी 1 दिन हुआ है, 2 दिन मतलब ये पूरे वायलेंस को हो गया 5 तारीख और 6 तारीख, तो अभी तक क्लियरली कह पाना कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या चल रहा है, बिकॉज इंटरनेट की सुविधा और ये सारी चीज़ें वहाँ पर ब्लॉक कर दी गई थी, जिसकी वजह से जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक हो गया था पूरे 1 दिन तक। आज कम्युनिकेशन दोबारा से स्टार्ट हुआ है, तो हमारे जितने भी सोर्सेज हैं सबको हमने एक्टिव कर दिया है कि एग्जैक्ट सिचुएशन वहाँ पर क्या है उसके ऊपर हमें जानकारी दी जाए और उसके बाद ही इंडियन गवर्नमेंट आपको क्लियरली बता पाएगी कि माइनॉरिटीज़ के साथ वहाँ पर क्या हो रहा है, कितने लोग जो हैं, कितने लोगों के घर टारगेट किए गए हैं, कितने मंदिर टारगेट किए गए हैं, इसका एग्जैक्ट डेटा तभी हम आपको जानकारी दे पाएंगे। तो उसमें अभी टाइम लगेगा। हालांकि तब तक इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पूरे सिचुएशन को, पूरे बांग्लादेश इशू को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही है और अगर ज़रूरत पड़ेगी माइनॉरिटीज़ को तो इंडियन गवर्नमेंट उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी। किस तरीके का वो सपोर्ट होगा, क्या सपोर्ट देना चाहिए, इसके ऊपर अभी कुछ भी क्लियरली नहीं बोला गया। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ सपोर्ट करेगी ऐसा बोला गया है। तो इस पूरे इशू को क्लियरली मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरा सवाल राहुल गांधी जी का ये था कि जितने भी जो ये पूरा बांग्लादेश के अंदर में इशू हुआ है, ये जनवरी इलेक्शंस के बाद ही शुरू हो गया था और फिर जुलाई आते आते आपने देखा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुआ। वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट मास प्रोटेस्ट में बदल गया, पॉलिटिकल इशू बना दिया गया, फिर वो एंड में वो बात शेख हसीना के रेजिग्नेशन तक पहुंच गई। इसके ऊपर आपका क्या टेक है और इसमें आपके पास क्या जानकारी है कि फॉरेन पावर्स की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। खास तौर से उन्होंने इसमें इन्वॉल्वमेंट पूछी कि पाकिस्तान, हमारा नेबरिंग कंट्री का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है। अब पाकिस्तान का जो सवाल है, अब देखिए पाकिस्तान का अभी तक आप नाम नहीं सुन रहे होगे, अभी तक आप किसी भी फॉरेन कंट्री का नाम सुन रहे होगे जिसकी इन्वॉल्वमेंट है इसमें, तो उसमें आप यूएस का नाम सुन रहे होगे लेकिन पाकिस्तान का नाम आपने नहीं सुना होगा। उसका कारण है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो दूसरे देश में कुछ ऐसा पॉलिटिक्स खेल पाए और उसमें वहाँ की सरकार गिरा दे। आतंकवादी हमले करवा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ लोगों को हमारे देश में भेज करके कुछ उपद्रवियों को भेज देते हैं, कुछ छोटे मोटे उपद्रव करने के लिए, ऐसा कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन किसी देश में इतना बड़ा रायट करवा के वहाँ पर सरकार गिरवा दे, इतनी बड़ी पॉलिटिक्स, वो इकोनॉमिक, वो कहते हैं ना इकोनॉमिक कैपेबिलिटी नहीं है वो पाकिस्तान के अंदर में, या पॉलिटिकल कैपेबिलिटी उतनी नहीं है, उतना माइंडसेट नहीं है पाकिस्तान का कि ऐसा कुछ दूसरे देश में कर पाए वो। बट यहाँ पर राहुल गांधी जी जो पाकिस्तान को के बारे में पूछे थे, उनका कहना का मतलब ये था कि क्योंकि देखो पाकिस्तान में, बांग्लादेश क्या है कि बांग्लादेश में एक पार्टी या कुछ लोग या कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो कि आज भी पाकिस्तान के थॉट प्रोसेस से अलाइन करती है खुद को, जिसमें 1971 की जब मैं आपको स्टोरी बता रहा था तो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जमात इस्लामी। जमात इस्लामी के बड़े बड़े जो नेता है वो कभी नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो, और एकमात्र कार्डर बेस जो सबसे बड़ी पार्टी है एक तरीके से वो जमात इस्लामी, और स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी उसी के स्टूडेंट विंग ने शुरू किया था। तो ये वहाँ की पूरी पॉलिटिक्स है और उसी जमात इस्लामी के फोर्स की वजह से यहाँ पर शेख हसीना को रेजिग्नेशन देना पड़ा है।
तो उस जमात इस्लामी को देखते हुए पाकिस्तान नज़र में आ गया है और यही भारत की सरकार से पूछा गया कि क्या इसमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। अब देखिए यूएस की इन्वॉल्वमेंट तो इसमें साफ है अभी तक, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता रहा था कि यूएस ने अप्रोच किया और आज से नहीं साल 2001 से ही अप्रोच करते रहे हैं बांग्लादेश को कि आप अपना सेंट मार्टिन्स जो कॉक्स बाजार के पास जो सेंट मार्टिन्स आइलैंड है वो आप दे दीजिए, और उस आइलैंड पर अपना मिलिट्री बेस यूएस बनाना चाहता है। हालांकि बांग्लादेश की सरकार ने उससे साफ मना कर दिया, शेख हसीना जी ने साफ मना कर दिया और उसके बाद यूएस की इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा तय हो चुकी है इसमें, क्योंकि उसके बाद जब शेख हसीना अपने असाइलम के लिए अपना असाइलम मांग रही थी यूके से, उससे पहले उन्होंने यूएस में अपना वीज़ा अप्लाई किया था, तो वो वीज़ा भी कैंसिल कर दिया यूएस की गवर्नमेंट ने विदाउट एनी रीज़न। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि यूएस ने उनका वीज़ा क्यों कैंसिल किया व्हेन शी वाज द पीएम ऑफ सच अ कंट्री, जहाँ पर आप बार बार जाते थे, आप अपना सपोर्ट देने की बात करते थे, वहाँ पर आपने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर यूएस की ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो चुकी है कि उसका हाथ इस पूरे रायट में बहुत बड़ा हाथ है यूएस का। अब आते हैं पाकिस्तान के ऊपर, तो एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के सिचुएशन पर राहुल गांधी को जवाब देते हुए कहा कि एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट है जिनकी जो सोशल मीडिया की प्रोफाइल पिक्चर है उस पर वो लगातार चेंज होती हुई नज़र आई है। जिस तरीके की बांग्लादेश में सिचुएशन होती रहती थी उस हिसाब से उनकी प्रोफाइल पिक्चर बदलती रहती थी। तो यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि शायद इस पर्सन का इसमें कुछ रोल हो सकता है, लेकिन अभी इसकी भी जांच की जा रही है। अभी कुछ भी पुख्ता सबूत ऐसे नहीं है कि पाकिस्तान का कोई डायरेक्ट रोल है इस बांग्लादेश वाले इशू में। हाँ, क्योंकि थॉट प्रोसेस कुछ लोगों का वैसा है, सेम है, जो कि पाकिस्तान के साथ अलाइन होता है, पाकिस्तान के साथ मिल करके रहना चाहते हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। उस वजह से जमात इस्लामी जो है वो कैडर बेस्ड पार्टी है और वो इसके अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में हमेशा से काम करते आया था। और क्योंकि वो बैन कर दिया गया था 1 अगस्त को, तब जा करके इस्लामिस्ट थॉट प्रोसेस पर बहुत लोगों को भड़काया गया था, रेडिकलाइज किया गया था। ऐसी कई सारी स्पीचेस, कई सारे बयान ऐसे दिए गए थे जिसके बाद लोग जो हैं वो काफ़ी उत्तेजित हो गए और उत्तेजना में इतनी सारी जो आप घटनाएं देख रहे हो, इतने सारी जो आप लोगों को मरते हुए देख रहे हो, वो सारा कुछ इस कारण से हुआ है। बट इसमें पाकिस्तान का अभी तक कोई डायरेक्ट रोल नहीं देखा गया है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन यहाँ से राहुल गांधी जी का। थर्ड क्वेश्चन ये था कि शेख हसीना क्या है कि वो हिंडन के गाज़ियाबाद में उन्होंने लैंड किया और उसके बाद उनको न्यू दिल्ली लाया गया। न्यू दिल्ली के बाद उनको किसी सेफ लोकेशन पर, सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया ऑब्वियसली। उसके बाद बोला यह गया कि टेम्पररीली शेख हसीना जी यहाँ पर रुकेंगी और उन्होंने अपने असाइलम के लिए अप्लाई किया है यूके में। अब यूके आप जानते ही होंगे, यूके में जितने लोग को भी सेफ्टी चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ के इमिग्रेशन रूल्स कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पर सेफ्टी मिल जाती है और इस वजह से लोग असाइलम के लिए यूके में ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। तो शेख हसीना जी ने भी वैसे ही यूके में असाइलम के लिए अप्लाई किया और तब तक के लिए उनको परमिशन दी गई कि वो इंडिया में रह सकती हैं सेफली। तो राहुल गांधी जी का यहाँ पर बिल्कुल वाजिब सवाल ये था कि शेख हसीना जी का जो असाइलम मांगा है उन्होंने यूके से, उस पर यूके की गवर्नमेंट ने क्या कहा है, क्या उनको असाइलम मिलेगा, क्या चांसेस है नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा यूके में असाइलम तो उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा। तो उसके ऊपर एस जयशंकर साहब ने बताया यहाँ पर कि यूके की गवर्नमेंट ने अभी तक क्या बोला है शेख हसीना के असाइलम के ऊपर। जो यूके की तरफ से कमेंट आया है, उन्होंने शेख हसीना के असाइलम के ऊपर तो कोई कमेंट डायरेक्टली नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें बड़ा प्राउड है कि हमारे यहाँ पर लोग, हमारे इमिग्रेशन रूल्स कुछ ऐसे हैं कि हमारे पर यहाँ पर लोग असाइलम लेते हैं, इसका बड़ा प्राउड है, ये सब है। और इसीलिए आप देखते हो कि जितना स्कैम करते हैं इंडिया में ये सब, चाहे आप विजय माल्या की बात कर लो या बाकी स्कैमस्टर्स की बात कर लो, ये लोग यूके में ही जा करके रुकते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ के इमिग्रेशन रूल्स बहुत डिफरेंट है और इसीलिए वो लोग वहाँ पर आराम से रह पाते हैं। यूके की गवर्नमेंट को कुछ पैसा भी डोनेट करते हैं ऐसे लोग। तो शेख हसीना, तो वहाँ पर विजय माल्या जैसे स्कैम जो लोग कर रहे हैं भारत में, उन लोगों को असाइलम देने के लिए यूके गवर्नमेंट बिल्कुल खड़ी है। लेकिन वहीं पर जब शेख हसीना जी असाइलम के लिए अप्लाई करती हैं तो यूके की गवर्नमेंट का उसमें स्टेटमेंट ये आता है कि यहाँ के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं उसके हिसाब से यूके में टेम्पररी रेफ्यूज का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। इसका मतलब साफ है कि यूके की गवर्नमेंट ने एक तरीके से शेख हसीना के असाइलम को कैंसिल कर दिया है। क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, वहाँ वो स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपको यूके में असाइलम चाहिए तो आप यूके में रह करके असाइलम मांग सकते हो, दूसरी कंट्री में बैठ करके असाइलम के लिए आप नहीं डिमांड कर सकते हो। मतलब यू हैव टू बी इन यूके टू आस्क फॉर द असाइलम। ये एक तरीके का ट्रैप भी हो सकता है कि शेख हसीना को वहाँ पर बुलाया जाए, असाइलम ना दिया जाए और उनको डिपोर्ट कर दिया जाए उनकी कंट्री में, और वहाँ पर उनके असैसिनेशन के चांसेस भी हो सकते हैं। और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और बिकॉज यूके इज़ अ
क्लोज एलाइड टू यूएस, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यों देगा वो असाइलम, सिंपल सी बात है। तो यूके ने वही अपना दिखाया रंग कि उसने असाइलम देने से एक तरीके से मना कर दिया है, साफ शब्दों में नहीं मना किया लेकिन एक दूसरी तरफ शब्दों में उसको मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब आता है इंडिया का स्टैंड कि अगर यूके असाइलम नहीं दे रहा है उनको, तो इंडिया का इस पर क्या स्टैंड। अब यूके ने ना एक सजेशन भी दिया है शेख हसीना जी को कि इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से आपको असाइलम अगर आप सीख कर रहे हो तो आपको उस कंट्री में असाइलम सीख करना चाहिए जिस कंट्री में आपको सबसे पहला सेफ पैसेज मिलता है। उसका मतलब साफ था कि इंडिया में आपको असाइलम के लिए ट्राई करना चाहिए। अब आते हैं बात इंडिया के स्टैंड पर। इंडिया ने अभी तक क्लियरली शेख हसीना जी को परमानेंट असाइलम लंबे समय तक देने के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। हालांकि जब सपोर्ट की बात आई है तो वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो भी सपोर्ट चाहिए होगा शेख हसीना जी और उनकी फैमिली को, वो सपोर्ट इंडिया के द्वारा दिया जाएगा। माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को जो सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट भी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। और इसमें सबसे खूबसूरत बात भारत की ये है कि इसमें जो हमारी अपोजिशन पार्टियाँ, जो हमारा इंडिया अलायंस है, उसने भी यूनानिमसली यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। जिस भी तरीके से बांग्लादेश इशू पर जो भी स्टेप हमारी गवर्नमेंट लेगी माइनॉरिटीज़ के पक्ष में या शेख हसीना को सपोर्ट करने के पक्ष में, यहाँ पर अपोजिशन पार्टी भी उसमें गवर्नमेंट का समर्थन कर रही है। और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई भी विरोध नहीं हुआ है। दैट मीन्स शेख हसीना को अगर भारत में रहना पड़ा, शेल्टर दिया जाना पड़ा, तो उसके लिए भारत सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और शेख हसीना अगर असाइलम उनको नहीं भी मिलता है तो वो हो सकता है कि वो भारत में लंबे समय तक रह पाएँ। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया। 3 सवाल थे राहुल गांधी के, उनका जवाब समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बहुत राहें अब आसान कर दी हैं। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते थे, अनअकैडमी ने उसमें बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप करके उस कोर्स फीस को कम करके सिर्फ और सिर्फ 29,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस पर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इस पूरे बैच में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी। जितने भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उन आंसर्स का इवैल्यूएशन होगा। प्लस उसके साथ साथ में अगर आपको कोई डाउट आता है तो उसके लिए स्पेसिफिक डाउट सेशंस भी रखे जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस में अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। राहुल गांधी जी के जो सवाल थे ऑल पार्टी मीट में उसके जवाब समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।